सो हमारा यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। हमने एक नॉर्मल ओवरव्यू देखा था PL/SQL प्रोसीजर का, राइट? उसके एडवांटेजेस देखे थे। देन PL/SQL प्रोसीजर क्या होता है या फिर स्टोर प्रोसीजर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो वाला पार्ट हमने देखा था। सो अभी हम उसको और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि स्टोर प्रोसीजर की डेफिनेशन। द स्टोर प्रोसीजर इज अ ग्रुप ऑफ SQL स्टेटमेंट विच कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। जब आपको SQL के स्टेटमेंट को रिपीटेडली परफॉर्म करना है, आपको एक या दो स्टेटमेंट या फिर जो आपके क्वेरीज है इसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, सो यू कैन क्रिएट अ स्टोर प्रोसीजर. It allows the variable declaration, flow control, and other useful programming techniques, parameters, and these are the important part of the procedure. तो इसके अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन रहेगा, फ्लो कंट्रोल रहेगा. फ्लो कंट्रोल इसका मतलब इफ एल्स, देन एल्स इफ वाले जो प्रोग्राम रहते हैं वो रहेंगे. देन अदर जो आपके प्रोग्रामिंग्स रहेंगे, नॉर्मल प्रोग्रामिंग रहेगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर वैसे ही रहेगी. खाली आपको सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करना है. The parameter make the store procedure more flexible and useful. Store procedure can increase the productivity by writing once and using it many times. तो सबसे important चीज़ इसके अंदर क्या है कि आप लोगों को इसको एक ही बार टाइप करके रखना है और आप इसको मल्टीपल टाइम्स जो है रन कर सकते हो. Okay, this is the main flexible advantage of store procedure. तो स्टोर प्रोसीजर के अंदर दो चीज़ें रहती है, फंक्शन प्रोसीजर और एक रहता है स्टोर प्रोसीजर. तो वो चीज़ क्या रहती है वो देखते हैं. अ सब प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम यूनिट or model that perform a particular task. These subprograms are combined to form larger program. तो बेसिकली जब आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है कि जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें एक ही प्रोग्राम में जब होती है तो आप लोग ऐसे प्रोग्राम को क्या करते हो, डिवाइड करते हो. यानी यूनिट में या फिर मॉड्यूल में उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के बाद हम लोग उसकी जो टास्क है उसको अकॉर्डिंग टू टास्क हम लोग उसको रन करते हैं. बिकॉज पूरा प्रोग्राम अगर सपोज आपका 100 लाइन का है तो वो 100 प्रोग्राम रन होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. तो हम लोग उसको एक पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो जो पार्ट रहते हैं उसको एट अ टाइम रन करते हैं ताकि हमारा टाइम जो है सेव हो जाए और जो भी एरर वगैरह आते हैं वो हमें थोड़े से क्लियरली समझ में आए. इसके लिए हम लोग प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं. A subprogram can be invoked by another subprogram or a program which is called as the calling program. तो जो आप लोग सब प्रोग्राम क्रिएट करोगे तो उसका जो मतलब क्रिएशन रहेगा, वो क्रिएशन होने के बाद वो परमानेंटली स्टोर रहता है. तो आपको उसका जो नाम रहेगा वो नाम से उसको कॉल करना है ताकि आपको कोड रिपीट नहीं करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सी में वगैरह देखा था, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. तो कॉल बाय वैल्यू में हम लोग क्या करते थे कि ए और बी की वैल्यू पहले ही स्टोर करते थे और उसका जो एडिशन का मेथड है वो लिख के रखते थे और मेन प्रोग्राम में खाली हम लोग कॉल एडिशन इतना ही लिखते थे. तो इससे क्या होता था, हम लोग मल्टीपल टाइम्स वो वैल्यू को जो है ऐड करके यूज़ कर सकते थे. ये सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करनी है कि जब आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा आप उसको एक पार्ट में डिवाइड करोगे और वो पार्ट्स को स्पेसिफिक नेम दोगे, उसको हम लोग प्रोसीजर बोलते हैं. और वो प्रोसीजर को आप लोग कॉल करोगे, जो भी आपका नीड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको कॉल करोगे. तो इससे क्या होता है, आपका कॉलिंग प्रोग्राम क्रिएट होता है. A subprogram can be treated as a schema level inside package and inside PL/SQL block. तो इन तीन कैटेगरीज में हम लोग सब प्रोग्राम्स लिखते हैं. तो हम लोग जो अपने सिलेबस में देखेंगे वहाँ पे आपको खाली सिंपल प्रोग्राम्स है, आपको बहुत बड़े प्रोग्राम्स नहीं करने हैं. सिंपल बेसिक जो प्रोग्राम्स है उसके ऊपर ही काम करना है. A subprogram is a standalone subprogram. It is created with the create procedure और क्रिएट फंक्शन स्टेटमेंट. ओके, तो क्रिएट प्रोसीजर यानी जहाँ पे आप लोगों को SQL के स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रन करने रहते हैं, वहाँ पे आप लोग क्रिएट प्रोसीजर ये वाला स्टेटमेंट यूज़ करते हो. और फंक्शंस क्या रहते हैं, जहाँ पे आप लोग वैल्यू को रिटर्न करोगे. जैसे हमने कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम देखा था, तो वहाँ पे आप लोग जैसे कॉल करके वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो उस टाइम पे आप लोग फंक्शन यूज़ करोगे. सी में भी हम लोग फंक्शन में ही ये चीज़ यूज़ करने के, यहाँ पे भी आपको फंक्शन में ही कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम करना है.
Then a subprogram created inside the package is the package subprogram, and it is stored in the database and can be deleted only when the package is deleted with the drop package statement. We will discuss the package in the chapter PLSQL package. तो आपके पास PLSQL वाला जो हमने देखा था, तो PLSQL पैकेजेस में हमारे पास जो हमने प्रोग्राम्स देखे थे अलग अलग यूनिट नंबर 2 में, तो यूनिट नंबर 2 में हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स देखे थे अलग अलग, जिसमें हम लोगों ने इफ एल्स के प्रोग्राम देखे, वाइल के प्रोग्राम्स देखे, देन डू वाइल का प्रोग्राम देखा, फॉर लूप के प्रोग्राम्स देखे। तो ये सारे जो हमारे स्टेटमेंट्स है इसको PLSQL पैकेज बोलते हैं। PLSQL पैकेज में आप लोग मल्टीपल क्वेरीज को रन कर सकते हो। देन अभी जो मैं आपको बोल रही थी कि जो सब प्रोग्राम्स है वो सब प्रोग्राम्स के दो टाइप्स रहते हैं, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। तो अभी हमारे पास यूनिट नंबर 1 में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टोर प्रोसीजर, वो सब प्रोग्रामिंग का एक टाइप है और उसका दूसरा टाइप है फंक्शन। तो प्रोसीजर्स क्या रहते हैं? तो प्रोसीजर इज अ सब प्रोग्राम्स टू डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली, मेनली यूज टू परफॉर्म एन एक्शन। यानी जब आप लोग प्रोसीजर को रन करते हो तो आपके पास कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं आती है, आपके पास क्या रिटर्न आएगा? उसकी मेथड। यानी सपोज मैंने अगर एडिशन का प्रोग्राम पहले से ही रन करके रखा है तो मैं एडिशन का जो फॉर्मूला रहेगा उसको प्रोसीजर का नेम दे दूंगी। लाइक सपोज प्रोसीजर नेम एडिशन, उसके अंदर मैंने एडिशन का प्रोग्राम रन करके रखी हूँ और जब भी मैं एडिशन को कॉल करूंगी तो वो मेरी जो मेथड है एडिशन की वो रन हो जाएगी, उसको बोलते हैं प्रोसीजर। और फंक्शंस किसे बोलते हैं? These subprograms return a single value mainly used to compute a written value। यानी फंक्शन के प्रोग्रामिंग में जब आप लोग एक्चुअल में वैल्यू को रिटर्न करते हो, मतलब कि a प्लस बी की जो वैल्यू रहेगी वो आपके आउटपुट में आएगी और तब जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो वो आपका फंक्शन प्रोग्राम रहेगा। तो आपको एग्जांपल देखने से समझ में आएगा। फिलहाल आपको दो चीजें याद रखनी है। प्रोसीजर मीन्स we do not return any single value, mainly perform action, and function is return a single value, compute and return value। okay, यानी फंक्शन के अंदर आपको मिनिमम सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है। देन नेक्स्ट इज PLSQL के जो सब प्रोग्राम्स है जिसके दो टाइप है, उसका डिक्लेरेशन कैसे रहता है या फिर उसके अंदर हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो उसके अंदर टोटल 3 स्टेप्स है। नंबर 1 डिक्लेरेटिव पार्ट, नंबर 2 एग्जीक्यूटेबल पार्ट एंड नंबर 3 एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो डिक्लेरेटिव पार्ट यानी क्या? इट इज एन ऑप्शनल पार्ट, हाउएवर द डिक्लेरेटिव पार्ट ऑफ द सब प्रोग्राम डज नॉट स्टार्ट with the declare keyword. It contains the declaration of type, cursor, constant, variable, exception and nested program। जब आप लोग सब प्रोग्राम्स के प्रोग्राम लिखते हो तो अगर आप लोगों ने डिक्लेयर से उसको स्टार्ट किया तो भी चलेगा, बट जनरली सब प्रोग्राम्स के जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो डिक्लेयर से स्टार्ट नहीं होते, वो उसके स्टेटमेंट से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आप लोग प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हो तो प्रोसीजर का प्रोग्राम स्टार्ट होगा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। ओके, अगर आप लोग कर्सर का प्रोग्राम रन कर रहे हो तो क्रिएट कर्सर, कर्सर नेम। इस तरह से आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। हम लोग नॉर्मल PLSQL के जो प्रोग्राम्स रन करते हैं वो हमेशा डिक्लेयर पार्ट से स्टार्ट होते हैं। आपने देखा है डिक्लेयर, देन बिगिन, उसके बाद एंड, एंड ऑफ स्टेटमेंट, इस तरीके से हम लोगों ने प्रोग्राम को देखा है। बट जब आप लोग किसी भी मेथड को फॉलो करते हो या फिर किसी प्रोसीजर को क्रिएट करते हो तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम से। ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव पार्ट। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में क्या होता है? दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट and contains the statement that perform the design action। सिंपल है। एग्जीक्यूटेबल पार्ट नाम से ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसके अंदर वही स्टेटमेंट रहेंगे जो रन होने वाले हैं। तो रन होने वाले स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, कि जैसे अगर आप एडिशन के प्रोग्राम कर रहे हो तो एडिशन के प्रोग्राम के लिए आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? तो आपका वेरिएबल का नेम, देन सेकेंड वेरिएबल का नेम, उन दोनों की वैल्यूज, फिर वैल्यू के बाद प्रिंटिंग स्टेटमेंट, प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बाद आपका एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जो आपके रन होने वाले स्टेटमेंट है ये आते हैं एग्जीक्यूटेबल पार्ट में।
Third is exception handling. This is again an optional part. It contains the code that handle the runtime error. यहाँ पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर यूज करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाला पार्ट ऑप्शनल है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करेगा कि जब भी आपके रन टाइम एरर आते हैं, मतलब कि कोड लिखने के बाद जब आप लोग उसको रन करोगे उस टाइम अगर कोई भी एरर आता है तो वो जो एरर मैसेज आएगा वो आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो, इसके लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट यूज करते हैं, बट दिस पार्ट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, सो बेसिकली आपका जो प्रोग्राम प्रोसीजर का एंड फंक्शन का आप लोग लिखोगे वो दो ही पार्ट पे बेस रहेगा, डिक्लेरेशन पार्ट एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ये दो चीजों के ऊपर जो है आपका प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्रिएटिंग प्रोसीजर। तो यही हम लोगों को देखना है कि प्रोसीजर को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर इज अ collection of SQL statement and these statement are executed repeatedly। जब आपको बहुत बार एक स्टेटमेंट को रन करना है तो आप लोग प्रोसीजर को रन कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहता है? तो प्रोसीजर एक मेन प्रोग्राम का सब प्रोग्राम रहता है। जब आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो ऐसे प्रोग्राम को आपको डिवाइड करके लिखना है और वो जो डिवाइडेशन रहेगा वो डिवाइडेशन को आप लोग पर्टिकुलर नेम दोगे, उसको प्रोसीजर बोलते हैं। ओके, देन प्रोसीजर के अंदर मेथड रन होती है। प्रोसीजर का कोई भी आउटपुट एज अ वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, मेथड को रन करने का काम प्रोसीजर करेगा। देन जब आप लोग फंक्शन को रन करोगे तो आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी। तो फंक्शन क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल हम लोग देखेंगे कि प्रोसीजर कैसे लिखते हैं। ओके, क्रिएटिंग प्रोसीजर। A procedure is a create with a create or replace procedure statement। आपको जब भी प्रोसीजर को क्रिएट करना है आप लोग स्टार्ट करोगे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर स्टेटमेंट, ये वाले स्टेटमेंट से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। द सिंप्लीफाइड सिंटैक्स फॉर द क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर आर। तो ये है उसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है? क्रिएट और रिप्लेस। तो और रिप्लेस का मीनिंग ये है कि सपोज मैंने पहले से ही एडिशन का जो प्रोसीजर है क्रिएट करके रखी हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी? क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम इज एडिशन। ठीक है, तो मुझे वो एडिशन का जो प्रोसीजर है उसका नाम मुझे चेंज करना है। ओके, तो वो चेंज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है रिप्लेस। तो अगर मुझे किसी प्रोसीजर का नेम चेंज करना है तो मैं लिखूंगी रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। ओके, इसलिए वो ब्रैकेट में लिखा है और रिप्लेस। बट जनरली जब भी आप लोग न्यू क्रिएट करोगे प्रोसीजर तो आप लोगों को लिखना है क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। ओके, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। देन उसके बाद पैरामीटर, उसके अंदर के जो भी पैरामीटर्स रहेंगे, जो भी आपके वेरिएबल्स रहेंगे और उसके जो वैल्यूज रहेंगे वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, पैरामीटर नेम। उसके बाद बिगिन, बिगिन के बाद तो आपको सिंपल पता है, बिगिन यानी जहां से प्रोग्राम की स्टार्ट होती है। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? आपके जो मेन स्टेटमेंट्स रहेंगे, जो आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट रहेगा वो आएगा बिगिन में। और उसके बाद एंड और प्रोसीजर नेम, जो प्रोसीजर को आपने ओपन किया था वो प्रोसीजर को आपको एंड करना है या फिर स्टॉप करना है। ओके, द प्रोसीजर नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ द प्रोसीजर। सिंपल प्रोसीजर नेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसीजर नेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग एक पर्टिकुलर नेम दोगे। जैसे आप लोग टेबल को नेम देते थे स्टूडेंट, एम्प्लॉयज, कॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी तरीके से आपको प्रोसीजर को एक नेम देना है। और रिप्लेस इज ऑप्शन अलाउज द मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। प्रीवियसली क्रिएटेड जो भी प्रोसीजर है उसका नेम अगर आपको चेंज करना है और उसके मेथड को अगर आपको चेंज करना है तो आप लोग और रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। द ऑप्शनल पैरामीटर, द ऑप्शनल पैरामीटर list contain the name, mode and type of the parameter. In represent the value that will passed from outside and out represent the parameter that will passed, that will use to return a value outside of the procedure। तो in का मीनिंग होता है कि जहाँ पे आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, एक्चुअल में उसका पैरामीटर बताओगे कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है। और आउट पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी जो वैल्यू है उसको वो रिटर्न करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखने से समझ में आएगा आपको।
The following is an example of simple procedure that display the string hello world on screen when executed. तो आपको प्रोसीजर क्रिएट करना है और प्रोसीजर के अंदर आपको स्टेटमेंट रन करना है हेलो वर्ल्ड. तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, सबसे पहले आएगा क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर. देन उसके बाद क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम के जगह पे है ग्रीटिंग्स. तो यहाँ पे मेरा जो प्रोसीजर नेम है दैट इज ग्रीटिंग एज बिगिन. मुझे प्रिंट करना है सिंपल हेलो वर्ल्ड. तो प्रिंटिंग का मेरा PLSQL का स्टेटमेंट है dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन सिंगल इन्वर्टेड में हेलो कॉमा और सेमीकोलन. ठीक है. देन एंड सेमीकोलन स्लैश. सिंपल जो हमारा नॉर्मल PLSQL का प्रोग्राम रहता है सेम वही है, खाली डिक्लेरेशन की जगह पे आपको लिखना है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर और प्रोसीजर नेम. ओके. ये होने के बाद अभी आपने क्या किया, खाली प्रिंटिंग का स्टेटमेंट दिया, अभी आपका आउटपुट नहीं जनरेट हुआ है. ठीक है. तो आउटपुट जनरेट करने के लिए आपने जो प्रोसीजर क्रिएट की है ग्रीटिंग, उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. सिंपल है. जैसे आप लोग सी के प्रोग्राम में प्रोग्राम टाइप करते थे, उसको सेव करते थे, सेव करने के बाद वो प्रोग्राम को कंपाइल करते थे और कंपाइलेशन के बाद आप लोग उसको रन करते थे. राइट. आपको प्रोसीजर में यही चीज करनी है. पहले प्रोसीजर को लिखना है, प्रोसीजर को नेम देना है, नेम देने के बाद आपको वो प्रोग्राम सेव हो जाएगा नेम देने के बाद ऑटोमेटिकली. देन आपको उसको एग्जीक्यूट करना है. ये खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता, आपको इसके लिए स्टेटमेंट रन करना पड़ेगा. तो जब आप लोग इतना लिखोगे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर ग्रीटिंग्स एज बिगिन, देन आपका प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड और एंड करोगे, देन आपको आएगा आउटपुट प्रोसीजर इज क्रिएटेड. ओके. आपका प्रोसीजर क्रिएट हो गया. अभी जो आपका क्रिएटेड प्रोसीजर है उसको आपको रन करना है. तो रन करने के लिए आप लोग लिखोगे एग्जीक्यूट ग्रीटिंग्स. ओके. तो ग्रीटिंग आपका प्रोसीजर नेम है. आपको सिंपल आपका जो क्रिएटेड प्रोसीजर है उसको कॉल करना है. ओके. तो कॉल कैसे करोगे? एग्जीक्यूट ग्रीटिंग सेमीकोलन, दैट्स इट. इतना लिखोगे, आपका ये जो प्रोसीजर ये कॉल हो जाएगा और वो रन हो जाएगा एग्जीक्यूट वर्ड से. Okay, a standalone procedure can be called in two ways using the execute keyword. Calling the name of the procedure from PLSQL block, the above procedure name greeting can be called with the execute keyword. Okay, तो आप लोग execute फिर procedure का name लिखो, आपका procedure रन हो जाएगा. रन होने के बाद ये रहा आपका output hello world. तो इस तरह से जो है आप लोग एग्जीक्यूट ग्रीटिंग जब करोगे तो एग्जीक्यूट करने से आपका प्रोग्राम कॉल हो जाएगा और कॉलिंग के बाद जो आपने प्रोसीजर क्रिएट की है उसके अंदर जो भी मेथड रहेगी वो प्रिंट होके आएगी. सो हेलो वर्ल्ड इज माय आउटपुट. ठीक है. अगर आपको इसी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करना है, मतलब एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम इस तरीके से अगर आपको रन नहीं करना है तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है विच इज begin greetings semicolon end and semicolon. ओके. बट इतना लिखने से अच्छा है कि सिंपल आप एग्जीक्यूट लिखो और आपका जो भी प्रोसीजर नेम रहेगा वो आपको PLSQL का प्रोग्राम रन करना है या फिर प्रोसीजर का प्रोग्राम आपको रन करना है. ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर सिर्फ आपको प्रिंट करने के लिए दिखाया गया है कि प्रिंट कैसे करते हैं प्रोसीजर को. क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? यस मैम. हाँ. ओके. देन जो हमने प्रोसीजर को क्रिएट किया था, जो हमने प्रोसीजर को क्रिएट किया अभी, तो उसको डिलीट कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं. ठीक है. डिलीट और ड्रॉप में एक साइलेंट डिफरेंस रहता है, आपको पता है. डिलीट करने से चीजें क्या होती है, टेम्पररी डिलीट होती है, आप लोग उसको रोल बैक कर सकते हो. ड्रॉप अगर आप लोग करोगे तो ड्रॉप करने से चीजें परमानेंटली डिलीट हो जाती है. ठीक है. A standalone procedure is deleted with a drop procedure statement and statement is drop procedure name. But जब आप लोग ये सेम चीज
PLSQL के प्रोग्रामिंग में अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जब भी आपको टेम्पररी चीज़ों को डिलीट करना है या फिर टेम्पररी आपके प्रोसीजर को डिलीट करना है, सो यू हैव टू यूज कमांड ड्रॉप। ओके, यहाँ पे डिलीट वाला कंसेप्ट नहीं है, सिंपल एक ही कंसेप्ट है ड्रॉप। आपको प्रोसीजर को ड्रॉप करना है, इसका मतलब आपका प्रोसीजर टेम्पररी डिलीट हो जाएगा। अगर आपको उसको रोल बैक करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, ड्रॉप प्रोसीजर, आपका प्रोसीजर नेम है ग्रीटिंग, तो ड्रॉप प्रोसीजर ग्रीटिंग सेमीकोलन, सिंपल। फिर आपका ये जो प्रोसीजर आपने क्रिएट किया था प्रोसीजर डिलीट हो जाएगा। ओके, देन मैंने ऊपर एक चीज आपको बताई थी कि हम लोग इन एंड आउट पैरामीटर यूज करेंगे। जब भी आप लोग सब प्रोग्राम्स लिखोगे, फिर वो स्टोर प्रोसीजर के लिए लिखो, नहीं तो आप लोग फंक्शन के लिए लिखो, दोनों तरफ जो है आपको इन एंड आउट पैरामीटर को यूज करना है। तो इन पैरामीटर क्या होता है? इन पैरामीटर लेट यू पास अ वैल्यू टू अ सब प्रोग्राम एंड इट इज अ रीड ओनली पैरामीटर. Inside the subprogram, rin parameter act as like a constant. It cannot be assigned a value. You can pass a constant, a literal initialize variable or expression as an in parameter. You can also initialize its default value. However, in that case, it is omitted from the subprogram call. It is a default mode of the parameter passing. Parameter are passed by reference. तो इन पैरामीटर बेसिकली क्या करता है? तो इन पैरामीटर में आप लोगों को वेरिएबल दिखाने पड़ते हैं, कि जैसे हम लोग लिखते हैं इंट ए, इंट बी, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन में लिखते हैं। बट जब आप लोग क्रिएट प्रोसीजर करोगे तो आपको इन लिखना है पहले। मतलब कहाँ पे लिखोगे? देखो, जैसे यहाँ पे है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, उसके बाद लिखोगे इन, और इन के बाद आपके जो है वेरिएबल्स लिखोगे आप लोग, जो भी आपका रहेगा, इंट इक्वल्स टू ए, इंट इक्वल्स टू बी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन पैरामीटर में जो भी वैल्यू पास होगी वो रीड ओनली का काम करेगी, यानी वो सिर्फ जो आप लोग पास करोगे वैल्यूज को उसको रीड करने का काम करेगी, उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होगा। आउट पैरामीटर क्या करता है? इन आउट पैरामीटर returns a value calling the program. Inside the subprogram, out parameter acts as a variable. You can change its value and reference the value after assigning it. The actual parameter must be variable and it is passed by value. तो आउट पैरामीटर में क्या होगा? आपका एक्चुअल प्रोग्राम जो है उसका आउटपुट आएगा। तो ये चीज जब आप लोग एग्जांपल में देखोगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट आपको ध्यान में रखना है कि इन पैरामीटर में जो चीजें हम लोग लिखेंगे, वेरिएबल वगैरह लिखेंगे, वहां पे सिर्फ हम लोग वेरिएबल को असाइन करते हैं। ओके, असाइन करते हैं। और आउट पैरामीटर में जो हम लोग वेरिएबल लिखेंगे वहां पे आपको आउटपुट मिलेंगे, वेरिएबल के वैल्यूज आपको वहां पे कैप्चर होंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक सिंपल डिक्लेरेशन का प्रोग्राम है जिसके अंदर इन एंड आउट पैरामीटर को यूज किया है। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है, आप लोग देख सकते हैं इन एंड आउट हमने लिखा है। तो सबसे पहले मैंने एक चीज बोली थी कि जब भी आप लोग प्रोसीजर को क्रिएट करोगे तो प्रोसीजर को क्रिएट करने के पहले आप लोग डिक्लेयर नहीं लिखोगे। बट कभी कभी आप अगर सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हो जैसे यहाँ पे है तो आप लोग डिक्लेरेशन कर सकते हो और प्रोसीजर को डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे है डिक्लेयर ABC, जो मैंने 3 वेरिएबल्स लिखे हैं, उसके बाद मेरा प्रोसीजर है फाइंड मिनिमम। ओके, यानी मिनिमम फाइंड आउट करना है, मतलब कि ABC जो भी रहेगा उसके जो भी वैल्यूज रहेंगे उसमें से मिनिमम वैल्यू जो है वो मुझे देखनी है। तो X इन पैरामीटर इन नंबर, Y इन नंबर एंड Z इज अ आउट नंबर। अभी आप लोग ध्यान से देखो, X इन नंबर मतलब कि X मेरा वेरिएबल है, Y इन नंबर, Y मेरा वेरिएबल है, और Z आउट नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि X में एक वेरिएबल स्टोर होगा, Y में एक वेरिएबल स्टोर होगा और Z में उसका रिजल्ट स्टोर होगा। ये सेम चीज हम लोग C में लिखते थे, राइट? कि अगर आपको 2 नंबर्स के एडिशन करनी है तो आप लोग 3 वेरिएबल को डिफाइन करते थे। तो आप लोग वहां पे डायरेक्टली लिखते थे इंट A, इंट B, देन C इज इक्वल टू रिजल्ट,
ऐसे हम लोग लिखते थे। सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। x इन मतलब कि x आपका वेरिएबल रहेगा, y आपका वेरिएबल रहेगा और z में वो वेरिएबल रहेगा जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इन पैरामीटर को और आउट पैरामीटर को यूज करना है। देन प्रोसीजर आपने क्रिएट किया फाइंड मिनिमम इफ x इज लेस देन y देन z इक्वल्स टू x। अगर आपका x y से लेस देन रहेगा तो z और x की वैल्यू सेम रहेगी, एल्स z इक्वल्स टू y। सिंपल। अगर नहीं रहेगा तो z y के बराबर रहेगा। एंड इफ, और एंड इफ इसीलिए बिकॉज आपने इफ को यहाँ पे ओपन किया था। एंड इफ एंड बिगिन यानी आपका जो सबसे पहले वाला प्रोग्राम है उसको आपने एंड किया। देन यहाँ पे आप लोग देखिए बिगिन a इक्वल्स टू 23, b इक्वल्स टू 45, फाइंड मिनिमम abc, फाइंड मिनिमम एबीसी। तो यहाँ पे फाइंड मिनिमम की मीनिंग सर्वर को कैसे पता चलेगा, बिकॉज अपने प्रोसीजर में उसका फॉर्मूला ऑलरेडी लिख के रखा है। समझ में आया? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फाइंड मिनिमम जो है उसको ओपन किया है, क्रिएट किया है। फाइंड मिनिमम का वैल्यू क्या है या फिर फाइंड मिनिमम की मीनिंग क्या है, तो x इज लेस देन y तो z इक्वल्स टू x। अगर x y से छोटा रहेगा तो z एंड x की वैल्यू सेम रहेगी, अदरवाइज z और y की वैल्यू सेम रहेगी। ये मीनिंग है फाइंड मीन ये प्रोसीजर का। और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे उसको कॉल किया है। तो अभी यहाँ पे हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, मतलब कि पीसी या फिर आपका सर्वर कंपेयर करेगा x यानी a, b यानी y। तो एक a और b की वैल्यू मिल गई। x की या फिर a की वैल्यू है 23, b की वैल्यू है 45 और c में क्या स्टोर होगा, तो आपका आउट पैरामीटर यानी आपका रिजल्ट स्टोर होगा। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे x और y में या फिर a और b में। तो a और b में सबसे लेस देन वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 23, 23 इज लेस देन 45। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही हो गया है। इसके लिए हमारा z की वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू कितनी आएगी, तो या फिर आपका जो z का स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो इसके लिए z की वैल्यू कितनी आएगी 23। तो इस तरीके से आप लोग आपका जो प्रोसीजर है उसको कॉल कर सकते हो। और हमारा जो डीबीएमएस का स्टेटमेंट है फाइंड मिनिमम, हम लोगों को दो में से मिनिमम वैल्यू को जो है फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 23, मिनिमम वैल्यू है हमारी 23। तो वो जाके कहाँ पे स्टोर होगी, सी के अंदर, जो कि हमारा आउट पैरामीटर। तो आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ 23 एंड 45 इज 23। क्लियर है? इन एंड आउट पैरामीटर समझ में आया? क्लियर है इन एंड आउट पैरामीटर? ओके, ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको व्हाट्सअप करती हूँ। आप लोग एग्जाम्पल को फिर से एक बार देखिए और वीडियो पे अपलोड करूंगी तो उसको भी देखिए, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हाँ।